हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम आपके लिए लेके आए हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की लास्ट मिनट प्रेप वीडियोस और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे क्वांट सेक्शन फॉर आपका एग्जाम जो है CDS 1 7 फेब को आने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ 20 इंपॉर्टेंट क्वांट के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि मैंने प्रीवियस एग्जाम से उठाए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आते रहे हैं और आगे भी उन टॉपिक्स के आने की पूरी संभावना है। तो ये टॉपिक्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, ये क्वेश्चंस आपकी काफी हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, टू वर्कर्स A and B working together completed a job in 5 days. Had A worked twice as efficiently as he actually did and B worked one third as efficiently he actually did, the work would have completed in 3 days. In how many days could A alone complete the job? तो ये पूछ रहा है कि A अकेला कितने दिनों में काम करेगा। तो जैसे कि क्वेश्चन बता रहा है, हमें दिया गया है कि A और B मिलकर जो है काम 1/A प्लस 1/B दोनों जो है मिलकर काम 5 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, AB 3 प्लस B इज इक्वल टू 1/5 या 5 इंटू A प्लस B इज इक्वल टू A। दूसरी स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर A जो है वो अपनी एफिशिएंसी से ट्वाइस एफिशिएंसी में काम करता है और B जो है उसकी एफिशिएंसी 1/3 होती है, तो काम 3 दिनों में कंप्लीट होता है। तो सेकंड इक्वेशन आप लोगों के पास क्या बन रही है? सेकंड इक्वेशन बन रही है 2/A प्लस 1/3B इज इक्वल टू 1/3। ये हमने क्यों लिया है यहाँ पे 2 किस लिए लिया है? क्योंकि A की एफिशिएंसी जो है वो दुगनी हो गई है, तो इसलिए वो काम कितने दिनों में करेगा? वो काम हाफ डेज में कर देगा। अगर किसी की क्षमता दुगनी हो जाती है तो उसका काम का जो टाइम है वो हाफ हो जाएगा ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2/A लिया है। ठीक है, दूसरी तरफ वो बोल रहा है कि B की एफिशिएंसी 1/3 हो जाती है। अगर एफिशिएंसी उसकी घट जाती है तो दैट मीन्स कि वो ज्यादा टाइम लेगा, इसलिए इसकी एफिशिएंसी यहाँ पर 1/3B लिखी गई है। इस स्टेटमेंट में 3B उसका टाइम पीरियड हो जाता है, 3 गुना टाइम लेता है। ठीक है, ये बन जाती है आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3AB आपके न्यूमरेटर में आ जाएगा 3B इंटू 2 दैट इज 6B प्लस A इज इक्वल टू 1/3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 6B प्लस A इज इक्वल टू 3AB। 3 कैंसल्स आउट विद 3। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है कुछ इक्वल सिमिलर दिख रहा है। ए बी दोनों इक्वल आ रहा है, तो इसको इक्वेट कर सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5A प्लस 5B इज इक्वल टू 6B प्लस A। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4A इज इक्वल टू B। अब आपके पास दोनों का कंपैरिजन आ चुका है। ठीक है, कि दोनों कितने दिन ले रहे हैं काम करने के लिए, आपका उसका कंपैरिजन आ चुका है। बी जो है ए के 4 गुना दिन किसी काम को खत्म करने के लिए लगाता है। तो ये इक्वेशन आपके पास आ चुकी है और आपसे पूछा गया इन हाउ मेनी डेज कुड ए अलोन कंप्लीट द जॉब। तो आप किसी भी इक्वेशन में इसको इन टर्म्स को डाल के ए का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डाल देते हैं 1/A प्लस 1/B की जगह 4A डाल दीजिए इज इक्वल टू 1/5। तो आपके पास कितना सॉल्व करके आंसर आ जाता है, दिस बिकम्स 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 4A इक्वल्स टू 1/5 और A इज इक्वल्स टू 25/4। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 6 1/4 डेज है कहीं ऑप्शन में। ये आपका बन जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व आपको इसमें ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन ये जल्दी जल्दी भी हो जाता है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो ये क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं। तो अब हम मूव करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, if the sum of the squares of 3 consecutive natural numbers is 110 then the sum of their cubes is। ठीक है, ये बोल रहा है कि 3 consecutive numbers का कि स्क्वायर्स का
सम अगर 110 है तो उनकी क्यूब्स का सम कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोगों को मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या मान लेते हैं कि फॉर सपोज लेट योर फर्स्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इसमें कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स दिए हैं, तो सेकंड आपके पास क्या बन जाएगा x+1, तीसरा क्या बन जाएगा x+2, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि उसके स्क्वायर्स का सम जो है 110 है, तो कितना हो जाएगा x² प्लस x+1 होल स्क्वायर प्लस x+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 110। इसको हम फ्रेंड्स अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 110। अब आपके पास 3 टाइम्स x² है तो ये आ जाता है 3x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 110। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3x² प्लस 6x माइनस 105 इक्वल टू 110। अभी आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती ही होगी, ठीक है। इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी तो आती ही होगी। हमें इस डिजिट को जो है इस तरह से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करके 105 आए और उसको सब्ट्रैक्ट करके जो साइन यहाँ पर दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट कर यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो कैसे आएगा ये 105 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 21 इंटू 5 जो होता है 105 होता है, ठीक है। उसको माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 21x माइनस 50। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हुए क्या बन जाता है 3x इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गया है 3x माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कॉमन हमने निकाल लिया, ठीक है। तो आपके पास अब दो टर्म्स आ रही हैं, x की इधर दो है, आपके सामने दो जवाब आ रहे हैं। एक x आपके पास आ जाता है 15/3, दूसरा x आपके पास आ जाता है -7। तो जो भी है नेचुरल नंबर्स का सम कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसको तो हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाता है x इज इक्वल टू 5। तो तीन नेचुरल नंबर आपके पास क्या बन जाते हैं 5, नेक्स्ट है 6, तीसरा है 7। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है उनके क्यूब्स का सम, तो क्यूब 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, तो 7 का क्यूब कितना होता है 7 का क्यूब 343। देखो फ्रेंड्स इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको 1 to 20 स्क्वायर्स और क्यूब्स बिल्कुल रटने पड़ेंगे ताकि आपका क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो सके। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा और सारे क्यूब्स और जो स्क्वायर्स हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, रट लीजिएगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5 6 11 3 14 4 1 4 5 6 7 8 एंड देन 3 4 5 एंड 6 684 जो आपके पास आंसर आता है 684 कहीं है ऑप्शन में, ये बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट व्हिच अर्न्स ₹210 एज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर एट 5% पर एनम। पूछ रहा है कि आपका क्या प्रिंसिपल होगा जो 210 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेगा सेकंड ईयर के लिए एट 5% पर एनम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम मान के चलते हैं प्रिंसिपल को P, ठीक है। लेट प्रिंसिपल बी P। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी हम निकालते हैं, कंपाउंड एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, 2 साल का इसमें सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में जो है हर चीज के लिए चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो वो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो P पे ये बोल रहा है 5% इंटरेस्ट लगा है, कितना हो गया ये P/20। तो अमाउंट कितना हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए P प्लस P/20, ये कितना बन जाता है 21/20
जो आपका पी अमाउंट था वो सेकंड ईयर तक 5% इंटरेस्ट लगने के बाद 21/20 बन जाता है। ठीक है, अब ये जो है सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया है। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल पे वो 5% और इंटरेस्ट लगाता है, और वो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पर 210। तो इस पे अगर हम 5% इंटरेस्ट लगा देते हैं फॉर 1 ईयर, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 5 4 20। तो ये आपके पास आ गया 21/100p। और ये कितना गिवन है क्वेश्चन में 210। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 10 और प्रिंसिपल आपके पास आ जाएगा 4000। ठीक है, कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 4। In an examination, 50% of the candidates failed in English, 40% failed in Hindi, and 15% failed in both the subjects. The percentage of candidates who passed in both English and Hindi is। पूछा हुआ है आपसे जो दोनों इंग्लिश और हिंदी में पास हुए हैं उनकी परसेंटेज पूछी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, थ्रू वेन डायग्राम्स। आप दो वेन डायग्राम्स बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया है आपका इंग्लिश, जो इंग्लिश में फेल हुए हैं। ये हो गया है आपका हिंदी, जो हिंदी में फेल हुए हैं। और ये जो कॉमन पोर्शन बचता है बीच का, ये जो दोनों में ही फेल हुए हैं। तो ये आपका आ गया ए बी सी, इन तीनों को लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो इसने बोला है इंग्लिश में फेल हुए हैं वो है 50%, दैट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 50। और हिंदी में जो फेल हुए हैं वो बताया है 40%, बी प्लस सी इज इक्वल टू 40%। और इसने बोला है जो दोनों में फेल हुए हैं दैट इज बी, वो 15% है। ठीक है, बी जो है आपका 15% है। इससे आप ए और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए कितना आ जाएगा 50 माइनस 15 35। बी आपके पास कितना आ जाएगा 40 माइनस 15 25। अब आपके पास ये 35 और 25 क्या है, 35 जो है जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, वो फेल्ड इन इंग्लिश ओनली। और 25 आपके पास क्या है, वो फेल्ड इन हिंदी ओनली, जो सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं। और दोनों में फेल हुए हैं ए एंड बी में, जो कि कॉमन है वो है सी, वो है आपके पास 15%। तो इससे आपके पास जितने भी टोटल फेल कैंडिडेट्स हुए हैं वो आपके पास आ जाएगा जब आप ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी आपके पास आ जाएगा 35 प्लस 25 प्लस 50, ये आपके पास आ जाएगा 75। तो 75% लोग ऐसे हैं क्लास के अंदर जो या तो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। जब आप इसको 100 से माइनस कर जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा वो कैंडिडेट्स जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, इंग्लिश और हिंदी में। तो वो कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स आपके पास 100 माइनस 75, दैट इज 25%। 25% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास हुए हैं। यह आपका बन जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A cyclist covers his first 20 km at an average speed of 40 kmph and another 10 km at an average of 10 km per hour and the last 30 km at an average speed of 40 km per hour. Then the average speed of the entire journey is। ठीक है, इसने तीन डिस्टेंस आपको दे दिए हैं, तीन अलग अलग स्पीड दी है और आपसे पूछा है एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। तो इसमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड आपके पास 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर। 20 प्लस 10 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस आपके पास 60 किलोमीटर। अब हम इसके अंदर टोटल टाइम निकालेंगे। तीन डिस्टेंस जो कवर किए हैं तो तीनों अलग अलग टाइम आ जाएंगे। पहला आपके पास 20 किलोमीटर है, कितनी स्पीड से 40। सेकंड आपके पास 10 किलोमीटर है, कितनी स्पीड पे 10। तीसरा आपके पास 30 किलोमीटर है, कितनी स्पीड पे 40 kmph पे। तो आपने निकाल लेना है आपके पास टाइम कितना हो गया। ये आपके पास 1/2 आवर्स आ जाएगा, ये आपके पास 1 आवर आ जाएगा और ये आपके पास 3/4 आवर्स आ जाएगा। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम आपके पास कितना है 1/2 प्लस 1 प्लस 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 3, ये आ गया आपके पास 4 3 7 2 9
multiplied by 4, 3, 20, 80 by 3, that is equals to 26.67 किलोमीटर है ऑप्शन में। हाँ, यह है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, in a race of 1000 meters A beats B by 150 meters, while in another race of 3000 meters C beats D by 400 meters. Speed of B is equal to that of D. Assume that A, B, C, D run with a uniform speed in all the events. If A and C participate in a race of 6000 meters, then which one of the following is correct? आपसे दिया हुआ है कि A, B, C, D आपस में रेस करते हैं और उनकी अलग अलग स्पीड्स आपको निकालनी है, ठीक है। तो बोलता है कि 1000 मीटर की रेस में A B को 150 मीटर से हरा देता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जब A 1000 पे है, 1000 मीटर कवर कर चुका है, उस टाइम पे B जो है वो 1000 माइनस 150 पे खड़ा है, उसने उसे 150 मीटर से हराया है। इन दोनों को डिवाइड करने से उन दोनों की स्पीड की रेशियो हम लोगों को मिल जाएगी। तो ये कितना आएगा? 1000 अपॉन 850। इसको कैंसिल आउट अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है 20/17। ठीक है। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट वो देता है सी और डी की रेस 3000 मीटर की रेस है और डी सी को 400 मीटर से हराता है। इसका मतलब है कि जब सी 3000 मीटर पे पहुंच जाएगा तो डी उस टाइम कितने पे होगा? 2600 पे। 3000 माइनस 400। अगर इन दोनों की स्पीड की रेशियो हमें निकालनी होगी तो वो कितना आपके पास आ जाएगा? 15/13। 15/13। अब ये कह रहा है कि ए और सी अगर 6000 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या सिचुएशन होगी। और साथ में इसने एक और चीज दी हुई है, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू दैट ऑफ डी। ये बोल रहा है कि बी की स्पीड जो है वो डी के बराबर है, लेकिन आप लोगों को दिख रहा है कि रेशियो में अलग अलग डिजिट हैं, तो इसे इक्वल तो करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल कैसे करेंगे? 17 को अगर 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 को अगर 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम डिनोमिनेटर को अलग अलग डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 को 13 से करेंगे, 15 को 17 से करेंगे, तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास आ जाता है 260 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 13 और सी और डी की साइड आपको आ जाता है 255 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 13। अब जो है इन चारों की रेशियो कॉमन हो चुकी है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है। अब सभी की रेशियो कॉमन आ रही है तो हम लोगों के पास A/C की रेशियो आ जाती है। A/C की रेशियो कितनी होगी? 260:255। अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 25, 5 2 10, 5 4 25, 52:51। ये आपके पास ए और सी की रेशियो आ रही है। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर वो 6000 मीटर की रेस में दौड़ते हैं तो क्या करेक्ट होगा? 6000 मीटर की अगर रेस में दौड़ेंगे, एक की रेशियो ज्यादा है तो ए ही जीत रहा होगा। अब जब ए 6000 मीटर पे खड़ा होगा और उनकी स्पीड की रेशियो 52:51 है तो हम सी की कैसे निकालेंगे? सी की निकालने के लिए तरीका है 1/52 इंटू 6000। 1 क्या है? 52 और 51 का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वही डिसाइड करेगा कि वो कितने मीटर पीछे रहेगा। तो 1/52 इंटू 6000। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हम लोगों के पास आएगा 115.38। तो ये हम लोगों के पास आ जाता है 115.38 मीटर्स। अब स्टेटमेंट देख लो, A बीट्स C by 250 मीटर्स नहीं, C बीट्स A by 250 मीटर्स नहीं, A बीट्स C by 115.38 मीटर्स। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन जो है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो अक्सर आजकल एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप और भी प्रैक्टिस कीजिएगा इसी तरह के फॉर्मेट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। The sum of ages of a father, a mother, a son,
Sonu and daughters Savita and Sonia is 96 years. Sonu is the youngest member of the family. The year Sonu was born, the sum of the ages of all the members of the family was 66 years. If the father's age now is 6 times that of Sonu's present age, then 12 years hence the father's age will be. आपसे फादर की एज पूछी हुई है और काफी सारा डाटा दिया हुआ है, हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसने कहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर, मदर, सन सोनू एंड डॉटर्स सविता प्लस सोनिया, जो आपके पास गिवन है 96 इयर्स। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि सोनू जो है फैमिली का यंगेस्ट मेंबर है। ये कहते हैं द ईयर सोनू वाज बोर्न, बाकी सबकी एजेस जो है वो 66 इयर्स हैं। तो जब सोनू नहीं है, सोनू सबसे यंगेस्ट है, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। आपके पास आ जाता है फादर प्लस मदर प्लस सविता प्लस सोनिया। इसकी एज आपके पास 66 इयर्स दे देता है जब सोनू पैदा हुआ था। अगर हम इन चीजों को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सोनू की एज आ जाएगी 30 इयर्स। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ सोनू की एज नहीं है, इसमें इन चारों की सोनू के पैदा होने के बाद की एज जो है वो भी है इंक्लूडेड है। तो वो कितनी होगी? वो 4 टाइम्स होगी सोनू की एज जितनी होगी। दोनों की बराबर ही होगी, क्योंकि सोनू की अगर 6 साल है तो उन चारों की भी अगले 4 साल के अंदर 24 साल जो है उम्र बढ़ जाएगी। इसलिए हमें इस तरह से लेना पड़ रहा है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स सोनू की एज इज इक्वल टू 30 इयर्स। तो सोनू की एज जो आ जाती है आपके पास 5 6 30, तो उसकी एज जो है 6 इयर्स है। अब चलते हैं स्टेटमेंट की नेक्स्ट पार्ट में, जो कह रहा है इफ द फादर्स एज नाउ इज 6 टाइम्स दैट ऑफ सोनू प्रेजेंट एज। तो फादर की एज ये बता रहा है कि 6 टाइम्स ऑफ सोनू है, तो कितनी आ जाएगी? 36 इयर्स। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देन 12 इयर्स हैंस फादर की एज कितनी होगी? आफ्टर 12 इयर्स जो है फादर की एज होगी 36 प्लस 12 इक्वल्स टू 48 इयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका आ गया डी। डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A is thrice as good as workman as B and takes 10 days less to do a piece of work than B takes. The number of days taken by B alone to finish the work is. तो ये आपसे कह रहा है कि A जो है वो B से थ्राइस जो है उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, A जो है B से 3 गुना अच्छा काम करता है। इसका मतलब B अगर X डेज किसी काम को करने में लगा रहा होगा तो B उसी काम करने को 3x डेज लगा रहा होगा। और बोल रहा है, साथ में दिया हुआ है कि 10 डेज लेस टू डू द पीस ऑफ वर्क। तो कितना हो जाएगा? ये A जो है x डेज ले रहा है, B जो है 3x डेज ले रहा है, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 10 डेज। 2x जो है 10 डेज हो जाएगा और x आपके पास आ जाएगा 5 डेज। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि B अलोन कितना टाइम लेगा? B जो है वो 3x डेज ले रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा 15 डेज। 15 है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। A thief steals a car parked in a house and goes away with the speed of 40 kilometers per hour. The theft was discovered after half an hour and immediately the owner sets off in another car with a speed of 60 kmph. What will the owner make? Where will the owner meet the thief? आपसे पूछा है कि ओनर जो है थीफ को कहाँ पकड़ता है। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें चीजों पे बहुत बारीकी से देखना होता है, अदरवाइज गलतियां हो जाती हैं। यहाँ पर हाफ एन आवर लिखा हुआ है और ज्यादातर हम लोगों में से मिस्टेक होगी, जो कि इसको 1 घंटा पढ़ेंगे, मीन्स 1 आवर पढ़ेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से रीड कीजिए। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। इसको हम किस तरह से निकालेंगे? अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप देखिए कि जो थीफ है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा है और ओनर जो है वो आधे घंटे बाद उसको पकड़ने के लिए भागा। तो दैट मीन्स कि आधे घंटे में उसने कितना ट्रैवल कर लिया होगा? 40/2। ठीक है, कितना किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया होगा आधे घंटे में? 40 की स्पीड से गया है तो उसने कितना ट्रैवल कर लिया होगा? 40 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है और दोनों एक ही डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओनर भी और थीफ भी। तो उसको कैसे पकड़ेगा? जो 20 किलोमीटर है उसको कवर करना है और आपके पास रिलेटिव स्पीड कितनी है?
60 minus 40 equals to 20/20, that is equals to 1 hour। ओनर के भागने के 1 घंटे बाद वो उसको पकड़ लेता है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है अच्छा, आपके पास जो है ऑप्शंस दी हुई है, ऑप्शंस के अंदर आपके पास दिया हुआ है कि कितने किलोमीटर ओनर के घर से कितने किलोमीटर दूर पकड़ा जाता है। तो आप देख लीजिए 20 किलोमीटर तो वो यहाँ चल चुका है, और 1 घंटे के अंदर हम 60 की स्पीड से देखें तो कितना भाग जाएगा। 1 घंटे में जो चोर की स्पीड है वो 40 है, तो 40 किलोमीटर और चल लेगा। आधा घंटे बाद तो जो ओनर है वो उसको पकड़ने के लिए भागा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। घर से जो है 60 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ेगा, और कितना टाइम हो जाएगा 1 आवर तो वो पकड़ने को लगाता है, और भागता कितनी देर बाद है, हाफ आवर बाद। तो कितना हो जाएगा 1/2 आवर्स। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास और सी जो है वो दोनों में हमें 60 किलोमीटर दिया हुआ है, और लिखा हुआ है 1.5 आवर्स आफ्टर द थेफ्ट, और सेकंड में दिया हुआ है 1.5 आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द थेफ्ट। तो हम जो है टोटल लेके चल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ थेफ्ट के तो 1 घंटे बाद ही पकड़ लिए थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शंस में थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को, बारीक बारीक चीजें हैं और कुछ नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये आ रहा है, अ पर्सन बॉट 2 आर्टिकल्स X and Y from a departmental store. The sum of the prices before sales tax was ₹130. There was no sales tax on the article X and 9% sales tax on the article Y. The total amount the person paid including the sales tax was 136.75. What was the price of the article Y before sales tax? इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है। आपको दिया हुआ है कि X प्लस Y की जो कॉस्ट प्राइस है वो 130 दी हुई है, और टैक्स लगाने के बाद जो है जो आदमी पे कर रहा है Y पे अगर टैक्स भी लगा दिया जाता है तो कितना पे कर रहा है 136.75। X को उसने कहा है कि इस पे कोई टैक्स ही नहीं है, तो दैट मीन्स कि 6.75, इन दोनों को माइनस करते हैं तो 6.75 आ जाता है। तो 6.75 जो है वो टैक्स पे कर रहा है ऑन आर्टिकल Y, और टैक्स का रेट आपको फ्रेंड यहाँ पर दिख रहा होगा, टैक्स का रेट जो दिया हुआ है 9% दिया हुआ सेल्स टैक्स। तो 6.75 और कुछ नहीं है, 9% ऑफ आर्टिकल Y। तो अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, 9 7 63, 4 5 9 5 45.75 आ जाता है आपके पास। तो Y की आपके पास कितनी आ जाएगी अमाउंट 75। तो Y की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 75 है। ऑप्शन नंबर है आपका ए। इजी सा है क्वेश्चन ना। इसी तरह आपको एग्जाम में जो है सिर्फ इजी क्वेश्चंस पकड़ने हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस जो सीडीएस एग्जाम के अंदर आते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वेश्चंस चूज करते हैं। अगर आप टफ क्वेश्चंस में अटक जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, तो आपका सारा का सारा टाइम वही कंज्यूम हो जाएगा, और इजी क्वेश्चंस ऐसे कैसे ही रह जाएंगे। आपको एक चीज को ध्यान में रखना है कि आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, जो कि सिर्फ 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं, 50 से 60 क्वेश्चन आसान है। तो अपना टाइम फोकस कीजिए इजी क्वेश्चंस चूज करने में। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू मिस्टर शर्मा's will, half of his property goes to his wife and the rest is equally divided between his 2 sons, Ravi and Raj. Some years later, Ravi dies and leaves half of his property to his widow and rest to his brother Raj. When Raj dies, he leaves half of his property to his widow and remaining to his mother, who is still alive. The mother now owns ₹88,000 worth of the property. The total worth of the property of Mr. Sharma was। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के डिवीजन के ऊपर आपको क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर हम मान के चलते हैं कि मिस्टर शर्मा's प्रॉपर्टी जो है उसको हम x मान के चलते हैं। ये बोलता है कि मिस्टर शर्मा की डेथ के बाद हाफ जो प्रॉपर्टी है 1/2 ऑफ x जो है वो उसकी वाइफ को चली जाती है, और 1/2 जो है उनके दोनों बेटों को चली जाती है। 2 बेटे हैं, ठीक है, एक है रवि और दूसरा है राज। तो अब बचा कितना है 1/2। अगर उसको हम हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4x। यहाँ भी आ जाएगा 1/4x। अब ये स्टेटमेंट के अगले हिस्से में कह रहा है कि सम इयर्स लेटर रवि भी मर जाता है, रवि डाइज and leaves half of his property to his widow and rest to his brother Raj। होता है रवि भी जो है
आधी प्रॉपर्टी 1/4 का हाफ कितना होगा 1/8 ऑफ एक्स, ये अपनी वाइफ को छोड़ जाता है और बाकी आधी जो है राज को दे देता है। तो कितना आ जाएगा राज के पास 1/4x प्लस 1/8x। तो इसका टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, 2 + 1 3, 3/8x। अब देखिए इसमें तीसरी स्टेटमेंट जो दी गई है वो क्या लिखा हुआ है, व्हेन राज डाइज। अब क्या कह रहा है कि राज भी मर जाता है, he leaves half of his property to his widow and remaining to his mother who is still alive। ये भी जो है हाफ जो अपनी प्रॉपर्टी है 3/8 का हाफ कितना होगा 3/16x, ठीक है, वो अपनी वाइफ को दे देता है और जो है 3/16x जो दूसरा पार्ट है वो अपनी मदर को दे देता है, ठीक है। तो मदर यहाँ पे कहाँ चली जाती है, यहाँ पे, इसको भी जो है वो दे देता है 3/16x। तो बोला हुआ है कि मदर के पास जो है 88,000 वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है। तो मदर की जो है टोटल प्रॉपर्टी कितनी हो गई है 1/2x प्लस 3/16x। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 and 3 11, 11/16x। तो इसकी वैल्यू जो है क्वेश्चन में दी गई है 88,000। अगर इसे हम डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 8,000। x कितना आ जाएगा 8 6 48, 8 1 8 4 12, 1,28,000। तो शर्मा जी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो 1,28,000 रुपए की है और ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। क्वेश्चन देखने में डरावना लगता है लेकिन है नहीं, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 10 years before, the ages of a mother and her daughter were in the ratio 3:1. In another 10 years from now, the ratio of their ages will be 13:7. What are their present ages? Ages का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम देख लेते हैं। मदर की हम एज ले लेते हैं m, डॉटर की ले लेते हैं d। ये बोल रहा है कि आज से 10 साल पहले मीन्स m-10 d-10 उनकी एज की रेशियो है 3:1। दूसरी स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, दूसरी स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि आफ्टर 10 years the ratio of their ages will be 13:7, ठीक है। तो अब इसमें हम +10 कर देंगे, डॉटर में भी 10 प्लस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 13/7। अब आपके पास दो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आपको सॉल्व करके मदर और डॉटर दोनों की एजेस निकालनी है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास m-10 is equals to 3d minus 30। और यहाँ से आपके पास कितना आ जाता है 7m plus 70 is equals to 13d plus 130। इन दोनों इक्वेशंस को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा m-3d is equals to -30 plus 10 कितना हो जाएगा -20। सेकंड इक्वेशन से अगर हम इस इक्वेशन से ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 7m minus 13d is equals to 130 minus 70 कितना आ जाएगा 60। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, हमें एक टर्म को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास 7m minus 21d is equals to minus 140। यहाँ पे कितना है, यहाँ सेकंड इक्वेशन तो सेम है, तभी इक्वेशन सॉल्व होगी। अब हम इसे कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, तो साइन आपके यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा 7 goes with 7 minus 21 plus 13 minus 80 माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा आपका -200। तो आपके पास डॉटर की एज कितनी आ जाएगी 8 2 16 4 0 25। डॉटर की एज अगर आपके पास 25 आई है तो मदर की एज जो है वो आप इक्वेशन शुरू की किसी भी इक्वेशन में डालकर निकाल सकते हैं। कैसे आ जाएगा अब आपके पास m-10 upon d-10 that is equals to 25 minus 10 कितना आ जाएगा 15 is equals to 3/1। 45 is equals to m-10। तो मदर की एज आपके पास कितनी आ जाएगी 55। अब सॉल्व करके आप लोगों ने इजीली ये निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास रहती है ऑप्शन नंबर बी। कई बार क्या होता है दोस्तों, वैसे तो हम इसको इजीली भी कर सकते हैं कि अगर हम एक भी एज निकाल लेते हैं तो हम लोगों को पता चल जाएगा। अगर मदर की एज हमने पहले निकाल ली और 55 ईयर्स आ गए तो हमें दूसरी निकालने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बच जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डॉटर का निकालते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, फिर आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इस तरह से भी आपने दिमाग भी लगाना है क्वेश्चन में कि अगर आपको दिखता है कि एक टर्म निकालने से आपका आंसर आ जाता है तो आपको आंसर फटाफट मार्क कर देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 बॉयज who play chess and 30 boys who play carom. If every boy of the class plays at least one of the two games, then how many boys play carom only? ये क्वेश्चन भी वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आपके सीरीज एग्जाम के अंदर कम से कम 5 से 8 क्वेश्चंस जो हैं वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व होने वाले भी हैं, तो इसलिए आपको वेन डायग्राम की तरफ भी काफी फोकस रखना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक सर्कल बना लेते हैं हम चेस का और दूसरा बना लेते हैं कैरम का। ये आ गया आपका चेस, ये आ गया आपका कैरम, ए बी सी। अब ये बोल रहे हैं 60 बच्चों की टोटल क्लास है, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 60। देखिए इस ए प्लस बी प्लस सी को हम 60 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको टर्म में दिया हुआ है कि एवरी बॉय ऑफ द क्लास प्लेज एटलीस्ट वन ऑफ दी टू गेम्स। अगर ये स्टेटमेंट नहीं होती तो इसमें एक और एलिमेंट होता है दैट इज एम, जो कोई भी गेम नहीं खेलते। लेकिन जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा गया है कि सारे के सारे बॉयज कुछ ना कुछ खेलते हैं तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी जो है 60 है। क्वेश्चन में बारीकी से देखना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन कुछ और हो सकता था, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी आपके पास 60 दिया हुआ है। चेस खेलते हैं ए प्लस बी जो है वो 45 है और बी प्लस सी जो कि कैरम खेलते हैं वो आपके पास दिए हुए हैं 30 है। जब आप इन दोनों का टोटल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 75, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो ये 15 जो है जो आपके हैं वो दोनों गेम्स खेलते हैं और पूछा हुआ है आपसे हाउ मेनी बॉयज प्ले कैरम ओनली। कैरम क्या है आपके पास बी प्लस सी, बी आपके पास 15 दिया हुआ है तो सी कितना आ जाएगा 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15। ये आपके ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two equal amounts were borrowed at 5% and 4% simple interest. The total interest after 4 years amounted to rupees 405. What was the total amount borrowed? तो इस सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दो इंटरेस्ट आपको दिए हुए हैं, 4 साल बाद का इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इसे निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं पी आर टी, ठीक है। प्रिंसिपल जो है आपको दोनों इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है, टू इक्वल अमाउंट। तो पी इंटू आर जो कि 5 है और टाइम कितना है 4 years बाय 100, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 4 साल के लिए। अगले को हम निकालते हैं पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 4 है और ईयर्स भी 4 है डिवाइडेड बाय 100। ये कितना आपके पास दिया हुआ है 405। तो इस पे जब हम डिवाइड कर लेंगे आपके पास आ जाएगा 425 सर, ठीक है। दिस बिकम्स 4 5 20। ये आ गया आपके पास p by 5, ये आ गया आपके पास 4p by 25 इक्वल्स टू 405। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, तो ये 5p प्लस 4p इक्वल्स टू 405। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9p अपॉन 25 इक्वल्स टू 405। ये कैंसिल हो रहे हैं, 9 4 जो 36 4 5 9 5 जो 45। तो p आपके पास कितना आ जाएगा 25 इंटू 45। ये कितना आ जाता है 25 इंटू 45, ये आएगा आपका 1125, ठीक है। कौन सी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, सॉल्व करना है बस आपको फास्ट फास्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका ये पूछ रहा है 12 men work 8 hours per day and require 10 days to build a wall. If 8 men are available, how many hours per day must they work to finish the work in 8 days? ये आपका मैन वर्क डे का टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम किस तरह करते हैं, मैन डेज आवर्स इज इक्वल टू m1 d1 h1 अपॉन वर्क 1, इस तरह का इसमें फॉर्मूला लगता है। तो ये आपके पास बोल रहा है कि 12 लोग जो हैं 8 घंटे दिन के काम करते हैं 10 दिन टू बिल्ड अ वॉल। ये कह रहा है कि अगर 8 ही लोग आपके पास अवेलेबल हैं और 8 दिनों में ही काम खत्म करना है तो कितने घंटे उनको लगाने पड़ेंगे, कितने घंटे उनको लगाने पड़ेंगे, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास इक्वेशन। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 8 गोज विद 8, 4 2 8,
4 3 12 और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 5 10, कितना आ गया आपके पास, 3 5 15 आवर्स उनको लगेंगे, क्योंकि लो कम है ना इसलिए आपके आवर्स बढ़ रहे हैं। तो 15 आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 12 persons can paint 10 identical rooms in 16 days. In how many days can 8 persons paint 20 such rooms? अब आपको इस चीज में देखना है, इसमें बारीक सा दिया हुआ है फॉर्मूला, आपको पिछले क्वेश्चन वाला ही लगना है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि पहले स्टेटमेंट में उसने 10 आइडेंटिकल रूम्स दिए हैं और सेकंड में 20 सच रूम्स पूछा है। इसका मतलब है कि आपके पास वर्क जो है दुगना हो रहा है। तो इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आप फर्स्ट में मल्टीप्लाई करके टोटल निकालेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वर्क कभी भी बैलेंस नहीं होगा। तो हम इसको कर सकते हैं 12 persons can paint 10 identical rooms in 16 days, और 8 लोगों को 20 उस तरह के कमरों को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछा है। इक्वेट करने के लिए जो है हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 रूम्स है, यहाँ पर 20 रूम्स है, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। 8 2 16 और 20 जो है आपका चले जाता है यहाँ पे 10 के साथ 2 जो है 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास दिन कितने बच रहे हैं, 24 आपका है ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको बारीकियां जरूर पकड़नी है इसके अंदर, क्योंकि इस तरह की सिली मिस्टेक्स आपकी हो सकती हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए आर 65 एंड दैट ऑफ सेक्शन बी आर 70. If the average marks of both the sections combined are 67, then the ratio of number of students of section A to that of section B is. एवरेजेस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एवरेजेस का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सेक्शन ए में जो है आपका एवरेज कितना है, 65, ठीक है। तो सेक्शन ए की हम जो है पॉपुलेशन ले लेते हैं x, और सेक्शन बी की ले लेते हैं y, तो ठीक है। इसका मतलब आपके पास टोटल मार्क्स कितने आ गए, 65x, क्योंकि ए की एवरेज कितनी दी हुई है 65, बी की कितनी आ जाएगी आपके पास 70y, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर क्या दिया हुआ है, कंबाइंड एवरेज जो है आपको दी हुई है 67। तो कंबाइंड एवरेज कैसे निकलेगी, जब आपके पास टोटल मार्क्स आएंगे। टोटल मार्क्स कैसे हैं, सेक्शन ए के हैं 65x जो कि सेक्शन ए के हैं, सेक्शन बी के हैं आपके पास 70y। इसको आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, जो कि क्या है, जो आपने मानी हुई है यहाँ पे x और y, ये आपके पास दे रखा है कितना 67, गिवन है ना क्वेश्चन में। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और आपसे पूछा भी हुआ है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको ए और बी की रेशियो निकालनी है। ए और बी की रेशियो कितनी होगी, x/y, तो आपको x/y निकालना है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 65x प्लस 70y इज इक्वल टू 67x प्लस 67y। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3y। तो x/y की आपके पास रेशियो कितनी आ जाएगी, 3/2, 3:2 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर आपका ए है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देयर इज अ पाथ ऑफ विड्थ 5 मीटर अराउंड अ सर्कुलर प्लॉट ऑफ लैंड whose area is 144 pi meter square. The total area of the circular plot including the path surrounding it is, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सर्कुलर एरिया आपको ये इस तरह से दिया हुआ कि एक सर्कल है, इसके आसपास में 5 मीटर का पाथ दिया हुआ है। ये आपके पास विड्थ कितनी है, 5 मीटर। सर्कल का आपको इन्होंने एरिया दिया हुआ है, कितना है 144 पाई। सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है 144 पाई, ठीक है। इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू √144, ये कितना होता है +-12, ठीक है। माइनस डिस्टेंस कभी हो नहीं सकता, कभी भी मेजर जो है वो माइनस नहीं होगा, तो इसलिए ये आपका प्लस का 12 आपके पास रेडियस आ गया है। आपसे पूछा गया है कि टोटल एरिया क्या होगा सर्कल का। टोटल एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो रेडियस जो है, जो आपका पहले 12 आ रहा है, इसके अंदर 5 मीटर और रेडियस ऐड हो रहा है, तो आपका टोटल रेडियस कितना हो जा रहा है 17 मीटर्स। तो टोटल एरिया आपके पास क्या आ जाएगा इस फील्ड का, टोटल एरिया का होगा पाई आर स्क्वायर। आर आपके पास है 17, ठीक
ठीक है। तो 17 का स्क्वायर कितना है, मैंने देखिए फिर से वो काम आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर्स और क्यूब्स के जो है वो आपको 20 तक रट लेने हैं, क्योंकि ये जगह जगह काम आएंगे। 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 462 सेंटीमीटर्स, इट्स स्लांट हाइट इज 35 सेंटीमीटर्स, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ठीक है। तो पहले तो आप इसकी एक इमेज बना लीजिए। ये आपका कोन बन गया है, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें बॉटम नहीं है, सिर्फ साइड साइड की सरफेसेस का ही एरिया वो होता है। कर्व सरफेस एरिया आपका सिर्फ इसका हो जाएगा। स्लांट हाइट आपके पास दी हुई है 35, और बेस रेडियस आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, तो कितना होता है 462 जो दिया हुआ है। लिटिल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल। एल होता है आपका स्लांट हाइट, आर होता है रेडियस। तो 462 इज टू पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस आपसे पूछा है, स्लांट हाइट आपको दी हुई है, कितना जाएगा 7 5 35, 22 से कैंसिल कर देंगे, 22 2 44, 22 1 22, ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। तो देखिए ठीक है, 21/5 कितना है आपका 4.2 सेंटीमीटर। कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। Two cones have their heights in the ratio 1:3. If the radii of their bases are in the ratio 3:1, then the ratio of their volumes will be, ठीक है, काफी आसान है। दो कोन्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें आपको कहा है कि हाइट्स जो है उनकी वो है h/h1, अलग अलग ले लेते हैं। कितनी रेशियो है 1/3। तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, 3 टाइम्स h इज इक्वल टू h1। दूसरी आपको स्टेटमेंट क्या दी हुई है, रेडियई ऑफ देयर बेसिस आर इन द रेशियो 3:1। तो हम रेडियई ले लेते हैं r/r1 इज इक्वल टू 3/1। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 3 टाइम्स r1। अब आपसे पूछा हुआ है कि उनके वॉल्यूम्स की रेशियो क्या होगी, ठीक है। कोन की वॉल्यूम क्या होती है, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ठीक है, रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 स्क्वायर, क्योंकि 1 लिया है ना हमने डिफरेंस में। 1/3 पाई कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर का जो है आर स्क्वायर एच, आप किसी में भी कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। हम दोनों को इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ऊपर का हम आर स्क्वायर एच सिंपल ही रहने देते हैं, नीचे देख लेते हैं r1 कितना है। यहाँ पे देखिए 3r1 जो है r के बराबर है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, r1 कितना होगा 1/3r। इसको हम लिख लेते हैं 1/3r, ये स्क्वायर में है, और h1 कितना है 3h के बराबर है, ठीक है। इसको 3h के बराबर ले लेते हैं। अब ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा r स्क्वायर h अपॉन 1/9 r स्क्वायर इंटू 3h। h आपका h से कैंसिल हो गया, r स्क्वायर आपका r स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3 जो है आपका यहाँ 3 चला गया, 3 जो है आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 3:1। तो ये थे मेरी साइड से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं आपको बताना चाहता था, और ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस तरह के अगर आप टॉपिक्स आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप वीडियोस हमारी फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने रिव्यूज जरूर बताइए कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अब होगी वेडनेसडे को।